एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। इसको लेकर अब तैयारी अपने अंतिम चरण पर है और एक बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका। दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जो एग्जाम की घड़ियां हैं वो अब करीब आ रही है। आपकी सरकार के लोग विदेश दौरे पर गए थे, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 2017 में आई है, या अगर कहा जाए केंद्र में 2014 में आई है, तब से पूरे देश का और प्रदेश का वातावरण बदला है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो बेरोजगारी की दर थी वो 17.4 थी, आज 2.4 के आसपास होगी। और एक जमाना था कि हर शहर में माफिया और मिनी मुख्यमंत्री कहलाया करते थे। माफिया वसूली करना और उद्योगपतियों से के साथ में अपराध या जघन्य हत्या तक करने का काम करते थे। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद माफिया उन्मूलन पूरे प्रदेश में हुआ है और पूरे प्रदेश में माफियाओं के उन्मूलन के साथ ये एक वातावरण बना है कि प्रदेश को पहले लोग बोलते थे कि न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। उद्योग की कोई पॉलिसी भी नहीं है। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे औद्योगिक नीति तैयार करने के लिए एक मंत्री समूह का अध्यक्ष बनाया था। और उस औद्योगिक नीति के बाद फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनी, उसके बाद आईटी पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी और तमाम विभागों की अलग अलग नीतियों को तैयार किया गया। और एक ऐसा वातावरण कि जो आएगा हम उसको सुरक्षा देंगे। एक लैंड जो बैंक है उसका निर्माण किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे कि हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोसेस पे की सरलता के साथ एक ही सिंगल जो विंडो सिस्टम है उसमें सारी चीजों को हम कर सके उद्योगपतियों के, इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया गया। आज इसका प्रतिफल क्या हुआ कि 2017 के बाद 2018 में जब इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, पहला मीट हुआ तो हजारों करोड़ रुपए के आए। और एक वो अवसर था जब 65,000 प्रथम बार जो 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, उसमें 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल आईटी क्षेत्र में था। इसके बाद कई लगभग 7 के आसपास एक्सप्रेसवे, 6 के आसपास, 7 के आसपास मेट्रो का संचालन, एनएच और शहर की सड़कें अच्छी बनना, 24 घंटे शहर में, 18 से 20 घंटे गांव स्तर पर बिजली को देना, शिक्षा का पूरा सुधार करके नकलविहीन परीक्षा, समय से एग्जाम, समय से रिजल्ट, ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था, 12 यूनिवर्सिटी को खोलना और 250 के आसपास महाविद्यालयों को खोलना, 78 डिग्री कॉलेज को खोलना। ये एक वातावरण बना कि यहाँ पर शैक्षिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो आज उसी कारण से जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं और न जाकर उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। आप जानते हो कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर जितना ज्यादा होता है वहां 3.5% तक का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती है। और ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश में कि 17 के आसपास एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, 20 के आसपास एयरपोर्ट बनने की तरफ आगे बढ़े हैं, आज 35 मेडिकल कॉलेज लगभग बनने की तरफ है और शेष जो जिले हैं उनमें भी मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्थाएं प्रारंभिक दौर पे पहुंच चुकी हैं। तो ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर केवल दो जिले थे जहां पर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। आज 75 के 75 जिलों में वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है और कोरोना के साथ साथ अन्य जो इलाज है उनसे सामना करने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो आज वरदान साबित हो रहा है। आज 3 साल हो चुका है, लेकिन
मुफ्त में 10 किलो राशन की व्यवस्था आज भी जारी है। आज शौचालय का निर्माण करके मुफ्त में देना, प्रधानमंत्री आवास मुफ्त में उपलब्ध कराना और उसके साथ साथ गैस के चूल्हों को देना, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अन्य प्रदेशों से अलग किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रथम दौर जो योगी 1 था 2017 से 2022 के बीच में, उसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे, जिसमें 3 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव है वो धरातल पर आए थे। और आज मैं गौरव के साथ भी कह सकता हूं कि जिस प्रकार से योगी जी ने, योगी 2 की सरकार ने देश विदेशों में किया है, अब उत्तर प्रदेश विदेशी निवेशकों का आकर्षण का केंद्र बन चुका है और देश के भी उद्योगपति की पहली पसंद आज उत्तर प्रदेश बना है। आने वाला समय जो औद्योगिक मीट हो रही है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली, और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन और जो केंद्र का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन, जिसमें से शायद $3.5 ट्रिलियन की जो व्यवस्था भारत सरकार ने प्राप्त करी है, लेकिन उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की तरफ आगे बढ़ रहा है। यही कुछ बातें जो थी जो आपके चैनल के साथ। दिनेश शर्मा जी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी लखनऊ पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने समान नागरिकता संहिता को गैर लोकतांत्रिक बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज में विरोध का जहर घोलने का प्रयास करती है। इसे कैसे देखते हैं आप? जिसको वो गैर लोकतांत्रिक बनाते हैं, वो लोकतंत्र का सबसे मजबूत करने वाला विषय होता है। उनको चाहिए, वो जो बातें बोलते हैं, मुझको लगता है कि वो देश को ना लेके किसी और देशों की बातें कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मैं समझता हूं कि उनको अभी अध्ययन करने की जरूरत है और वो ठीक प्रकार से जो नीतियां हैं भारत सरकार की, उनको देखें तो पाएंगे कि सबके साथ न्याय है, तुष्टीकरण किसी का नहीं है और सबको समान व्यवहार से सभी जाति और धर्म के लोगों की प्रगति के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। जी दिनेश शर्मा जी, समाजवादी पार्टी में लगातार शूद्र के होर्डिंग भी चले, लेकिन जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सदन में मुख्यमंत्री को बताऊंगा। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझको लगता है कि सदन में जब बताने का समय आता है तो लोग सदन का बहिष्कार करके चले जाते हैं। सदन को फेस करना चाहिए और जातिवाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद की प्रवृत्ति से, मानसिकता से लोगों को, चाहे वो विपक्ष हो या विपक्ष का कोई दल हो, उसको बच के रहना चाहिए। जी दिनेश शर्मा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय रामचरितमानस के बहुत फायदे और नुकसान बता रहे हैं और साथ ही रामचरितमानस में जो भगवान राम है, जैसा जो करेगा उसको वैसा ईश्वरीय अनुकंपा होती, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिनेश शर्मा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।